वीरापुर गांव में मदन लाल अपनी अंधी पत्नी दुलारी और दो बेटे दिनकर और शंकर के साथ रहा करता था। दिनकर का छोटा बेटा शंकर बहुत समझदार था, वहीं बड़ा बेटा थोड़ा लालची और पैसों के पीछे भागने वाला था। अरे शंकर, दिनकर कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया है? कुछ बताया कि नहीं? होंगे अपने दोस्तों के साथ शहर जाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं आजकल। उसे कितनी बार कहा है शहर में कुछ नहीं रखा, अपने बाप के खेतों में काम करवाए और खेती बाड़ी करे, उसी से घर चल जाएगा। कितने लोग गांव से शहर गए हैं, फिर लौटकर वापस भी तो आए हैं ना। अरे पिताजी, अब मैं समझा समझा कर थक गया हूँ, लेकिन अब मेरी बात नहीं मानते तो मैं क्या कर सकता हूँ। शंकर अपने पिता के साथ गांव में ही खेती बाड़ी करता और दिनकर शहर जाने के सपने संजोया करता। अब देर शाम शंकर मदन लाल के साथ खेत में काम करके आता है और दुलारी खाट पर बैठी हुई प्रभु का नाम जपने में लीन होती है। शिव शिव शिव, अरे शंकर बेटा आ गया। दिनकर तो आज पूरे दिन घर नहीं आया, ना जाने वो मुआ नालायक कहाँ घूम रहा होगा। मुझे तो सारा दिन उसकी चिंता सताए रहती है। उसकी चिंता तुम मत करो, तुमने खाना तो खा लिया ना, और दवा समय पर ली? हाँ, मैंने उस नालायक का बहुत समय तक इंतजार किया और जब वो नहीं आया तो मैंने अकेले ही खाना खा लिया। ठीक है, तो मैं शाम के लिए कुछ अच्छा बना लेता हूँ। क्यों पिताजी, बताइए आप क्या खाएंगे? आज मैं बाजार से मछली ले आता हूँ, फिर दोनों मिलकर मछली बनाएंगे। और तुझे तो पता है तेरी माँ को मछली कितनी पसंद है। लेकिन मछली में से कांटा तो तुम्हें ही निकालना होगा। तुम्हें तो पता है कि मुझे कितनी मछली पसंद है, लेकिन मछली का कांटा निकालने के लिए मेरे पास आंखें ही नहीं है। अरे क्या हो गया, तुम्हारी आंखें नहीं हैं? लेकिन तुम्हें भगवान ने दो दो आंखें तो दी हैं, दो दो बेटे हैं तुम्हारे और एक पति जो तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, फिर भी तुम अपनी आंखें ना होने की दुआई देती रहती हो। नहीं नहीं जी, मैं तो अपनी आंखों के जाने के बाद भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आंखों के खोने का महत्व पता है। चलिए अब आप दोनों बाजार जाकर मछली ले आइए, तब तक मैं धीरे धीरे मसाला बना देती हूँ। अरे माँ, क्यों चिंता करती हो? आपके बेटे होते हुए आपको काम करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस आप आराम कीजिए। मदन और शंकर दोनों बाजार जाते हैं और वहाँ से ताजी ताजी मछली लेकर आते हैं और दोनों बाप बेटे मिलकर मछलियाँ बनाते हैं। और अब जब खाना बन चुका होता है तो सब खाना खाने बैठते हैं। तभी बाहर से दिनकर आता है। क्या बात है, आज तो कुछ अच्छा बना है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कहाँ थे भैया आप? माँ और पिताजी पता भी है कितने परेशान हो रहे थे। वो भला परेशान हो रहे थे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो इन्हें पहले ही कहा है, मैं खेती बाड़ी करके नहीं खा सकता। मुझे तो बड़ी सी कंपनी में काम करना है और मैं शहर जाना चाहता हूँ। इसकी बातों पर ध्यान न दो, खाने पर ध्यान दो। दुलारी, मैं तुम्हें मछली का कांटा निकालकर खाना खिला रहा हूँ। दिनकर बेटा, तू भी बैठकर खाना खा ले। कहाँ घूम रहा था पूरा दिन? अरे तुझे खेतों में काम नहीं करना तो ना सही, लेकिन खाना तो समय पर खा लिया कर। तुझे पता भी है तेरी अंधी माँ तेरे इंतजार में पूरे दिन कितनी परेशान रही। नहीं नहीं, भूख नहीं, अभी कुछ देर पहले तक भूख थी, लेकिन आप लोगों के ताने सुनकर अब खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैं जा रहा हूँ सोने, बस किसी भी तरह इस गांव से और इस घर से निकल जाऊं। एक बार शहर गया तो लौट कर नहीं आऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं? जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, उन्हें छोड़कर जाओगे ही आप? दिनकर बेटा, अगर तू खाना नहीं खाएगा तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। आजा मेरे बच्चे, ऐसे जिद नहीं करते, खाना खा ले। तुझे जहाँ जाना है चले जाना, लेकिन ऐसे खाने से नाराजगी मत दिखा। माँ, वो अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ खाकर आए होंगे और भैया के चक्कर में आप खाना मत छोड़ो। पिताजी, आप माँ को खाना खिला दीजिए। हाँ हाँ दुलारी, तुम किसी के चक्कर में खाना पीना त्यागने का नाम मत लिया करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारा ये बेटा तो बिल्कुल नहीं देखने वाला। इसके रंग ढंग बता रहे हैं,
कि ये ऐशो आराम की जिंदगी चाहता है। दिनकर किसी की भी बात नहीं सुनता। उसके मन में जो आता वो हमेशा वही करता। ऐसे ही समय बीत रहा था। शंकर और मदन लाल अपने खेतों में काम कर अपने घर परिवार को चला रहे थे, लेकिन दिनकर शहर जाने के जुगाड़ में ही लगा हुआ था। वो सारा समय इसी उधेड़-बुन में बिताया करता कि आखिर कैसे वो शहर का पलायन करे। शंकर, तुझे लगता है दिनकर अगर शहर जाकर कमाने लगा तो वो शहर से पैसे भेजेगा? देखो पिताजी, कहने को तो वो मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर वो हमेशा भागते हैं। और रही बात शहर जाने की, जब वो यहाँ किसी को पूछते नहीं तो शहर जाकर तो वो हमें भूल ही जाएंगे, ये पक्की बात है। ना जाने मैंने कैसे पाप किए थे जो ऐसे कपूत ने जन्म लिया। पिताजी, हम एक बार बैठकर भैया को समझाते हैं कि उनका यहाँ रहना हम सभी के लिए कितना जरूरी है। जाने शहर में उन्हें रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना, इन सब के लिए कितनी मशक्कत करनी होगी। मदन लाल और शंकर खूब मेहनत से काम करते ताकि वो दुलारी की आंखें बनवा सके, लेकिन दिनकर अपनी दीन दुनिया में खोया हुआ था। उसे घर परिवार से कोई लेना देना नहीं था। एक रोज देर शाम सभी बैठकर साथ में चाय पी रहे होते हैं, तभी दिनकर हड़बड़ाते हुए घर में आता है और आते ही बोलता है, अरे माँ, मेरा बैग कहाँ है और मेरे कपड़े? चलो छोड़ो, मैं निकाल लेता हूँ। इतना हड़बड़ाता हुआ कहाँ जा रहा है? यहाँ और भी लोग बैठे हैं, ना उनसे बातचीत करना, ना उनसे कुछ कहना। भैया, पिताजी आपसे बात कर रहे हैं। अरे दिनकर बेटा, बैग क्यों ढूंढ रहा है? मुझे बता क्या काम है? मैं शहर जा रहा हूँ। मुझे शहर में बड़ी सी कंपनी में काम मिल गया है और मुझे जैसी ही व्यवस्था लगेगी मैं आप लोगों को लेने आऊंगा। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, रात के 10 बजे की ट्रेन है, मुझे स्टेशन पहुँचना है। बेटा, शहर में क्या रखा है? जब तेरी पुश्तें गांव में कमा रही हैं, तो तुझे गांव में रहने में क्या दिक्कत है? भैया, पिताजी आपसे बात कर रहे हैं और आप हैं कि उनकी बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। बड़ों का ख्याल है कि नहीं आपको? बेटा, तुझे जो चाहिए मैं दिलवाऊंगी, लेकिन ऐसे मुझे छोड़कर शहर मत जा। मैं अपने बेटे से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। दिनकर बैग में सामान रखने में लगा था और वो किसी की बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। तभी मदन लाल उसके हाथों से बैग छीन लेता है और दिनकर इस बात पर भी चिढ़ जाता है। मेरा रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हो चुका हूँ और अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। अगर तू चला जाएगा तो तेरे बिना मेरा, तेरे भाई, तेरी माँ का क्या होगा? तू भले ही काम ना करता हो, लेकिन आंखों के सामने तो है ना। तो आप लोगों ने मुझे इसीलिए पैदा किया है ताकि मैं आप लोगों की सेवा करता रहूं, अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं। ये सब मुझसे नहीं होगा। शंकर आप लोगों के लिए कर रहा है ना, वही आप लोगों के लिए करे। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे माफ करना और जाने दो, हटो मेरे रास्ते से। दिनकर किसी की एक बात सुनकर राजी नहीं था। वो घर छोड़कर शहर के लिए निकल जाता है। दुलारी अपने बेटे को रोकती रह जाती है, पर वो किसी की एक बात नहीं सुनता और दुलारी खूब रोती है। माँ, जाने दो, आप क्यों परेशान हो रही हो? अगर दिनकर भैया यही चाहते हैं तो ठीक है, मैं आप लोगों का सहारा बनूंगा और हमेशा आप लोगों की सेवा करूंगा। आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मदन लाल भी फूट फूट कर रोता है। दुलारी भी रोते हुए अपनी आंखें सुजा लेती है। अपने बेटे शंकर को गले लगाकर वो उससे कहती है, मुझे नहीं पता कि मेरा बड़ा बेटा इतना नालायक हो जाएगा कि वो अपने माँ बाप की बात तक नहीं सुनेगा और अपनी अंधी माँ को गांव में छोड़कर शहर जाने के लिए इतना उतावला हो जाएगा। दिनकर की एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी लग गई थी। धीरे धीरे दिनकर शहर में एक घर ले लेता है और अच्छी कमाई होने के कारण वो अपने माता पिता भाई सबको भूल जाता है और पैसों की चकाचौंध में अपनी माँ की तरह अंधा हो जाता है। वो शहर में शादी करके अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर चुका था। शहर जाने के बाद दिनकर गांव लौटकर आता ही नहीं और धीरे धीरे इस बात को 2 साल बीत जाते हैं। इधर मदन लाल और दुलारी अपने बेटे की राह आज भी ताक रहे थे। माँ, आपने दवा ली क्या? तू चिंता मत कर, दुलारी का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना।
अब तेरी शादी हो चुकी है, तू अपने परिवार